दोस्तों, आज मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम बहुत ही ज़रूरी है। इस साल 1/4/2023 से जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है, उसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा ख़तरनाक चेंज किया है। यदि आप उसको समझेंगे नहीं, तो भाई झोला उठा के चलना ही पड़ेगा। अब ये इसको किसी पार्टी से मत जोड़े। ये वाक़ई ही काफ़ी ख़तरनाक इनकम टैक्स की क्लॉज़ है, जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और हो सकता है आपको इसके बारे में व्हाट्सएप मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं। इस बारे में क्या है, इसमें ये है, यदि आप किसी भी अपने सप्लायर से माल खरीदते हैं, वो अगर माइक्रो और स्मॉल यूनिट है, तो आपको उसकी पेमेंट जो है वो 15 दिन से लेके 45 दिन में ज़रूर करनी पड़ेगी। अरे ये क्या हो गया भाई, 15 दिन 45 दिन क्या, हम दोनों का तो एग्रीमेंट हुआ है, अभी हम तो 90 दिन से देंगे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने रूल बदल दिया है। माइक्रो और स्मॉल यूनिट को आपको 15 दिन से लेकर 45 दिन में पेमेंट करनी पड़ेगी। अब इसके लिए हम बात करें भी, यह 15 दिन 45 दिन का क्या चक्कर है। तो दोस्तों ये है, यदि तो आपका कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो आप जिस एग्रीमेंट में आप ऐसे नहीं है कि आप उसको 90 दिन लिख लेंगे तो आपका एग्रीमेंट 90 दिन का चल जाएगा। नहीं, गवर्नमेंट कहती है मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 45 दिन। 45 दिन से ज़्यादा आप लेट पेमेंट को नहीं कर सकते अपने सप्लायर से। आपका सप्लायर मीन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, और इंग्लिश में दूसरा वर्ड है सप्लायर, और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं दसावर। दसावर से जहाँ से हम माल खरीद के लाते हैं, वो उसको हम इंग्लिश में क्रेडिटर बोलते हैं और सप्लायर भी बोलते हैं। यानी कि आप सप्लायर से जो भी माल खरीद के लाएंगे, यदि तो उसके बिल पर या एग्रीमेंट पर कहीं पर लिखा है भी आपको 45 दिन की ड्यू दी जाती है, तो मैक्सिमम 45 दिन आपके अलाउड है। यदि नहीं बिल पर कुछ लिखा, तो फिर आपको 15 दिन के बीच बीच में पेमेंट उसको देनी होगी। अगर हम नहीं दे तो क्या हो जाएगा, अरे भाई नहीं देंगे तो बड़ा इसके परिणाम दुष्कर्म निकलेंगे। परिणाम ये निकलेंगे भी, आपको जो परचेज आपने 15 दिन से बाद दी है, उस परचेज को आपकी परचेज माना ही नहीं जाएगा। माना ही नहीं जाएगा तो क्या होगा भाई, माना नहीं जाएगा अर्थात आपके जो नेट प्रॉफिट निकला है, जो आपका प्रॉफिट निकला है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें उसको ऐड कर दिया जाएगा। आपकी परचेज माना नहीं जाएगा और आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मान लें आप 1 करोड़ का माल खरीद के लाए हैं, जिसमें से 20 लाख रुपए ऐसे हैं जो आपने 15 दिन या 45 दिन के बाद में दिए हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके जो 20 लाख रुपए हैं उसको परचेज तो मानेगी नहीं। परचेज जो 1 करोड़ की है उसको 80 लाख की परचेज मानेगी। जो 20 लाख की परचेज जिसको नहीं माना, आपका प्रॉफिट निकला सपोज करो 9 लाख रुपए, तो आप 9 लाख पे टैक्स देने के लिए तैयार थे, पर अब आपको 29 लाख पे देना पड़ेगा। क्यों, जो 20 लाख को वो परचेज नहीं मान रही, आपकी खरीद का खर्चा नहीं मान रही, उसको आपको प्रॉफिट में जोड़ देगी। अर्थात आपको 29 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर इतना बड़ा टैक्स आपको देना पड़ा तो आप व्यापार कर ही नहीं पाएंगे और आपको वाकई में झोला उठा के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि माइक्रो और स्मॉल यूनिट आपको कैसे पता लगेगा, कौन माइक्रो यूनिट है कौन स्मॉल यूनिट है। तो एक्ट में इसके बारे में बताया गया है भी, जो भी, अब हम बात कर रहे थे भी माइक्रो यूनिट कौन सा है, स्मॉल यूनिट कौन सा है, आपको कैसे पता लगेगा। तो इसमें माइक्रो यूनिट की डेफिनेशन गवर्नमेंट ने ये बताई है भी, जिस भी माइक्रो यूनिट की प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, यानी कि जो उसने फैक्ट्री लगाई है या जो भी उसने बिजनेस लगाया है, उसमें अगर प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, या उसकी सालाना एनुअल टर्नओवर मतलब सेल, अगर उसकी एनुअल टर्नओवर सेल जो है 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो उसको माइक्रो एंटरप्राइज माना जाएगा। और स्मॉल एंटरप्राइज उसको माना जाएगा जिसकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और जिसकी सेल अर्थात टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, उसको स्मॉल एंटरप्राइज माना जाएगा। यानी कि आपको अब जिस भी बिजनेसमैन से परचेज करना है, तो आपको देखना पड़ेगा वो माइक्रो एंटरप्राइज है या स्मॉल एंटरप्राइज है।
माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज होने की सूरत में आपको 15 दिन से लेकर 45 दिन में उस बिल की भुगतान करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपका वो खर्चा माना नहीं जाएगा। और नॉर्मली क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, उनको भी एमएसएमई माना गया है। सर्विस प्रोवाइडर कौन से होते हैं भाई, जैसे कि कहीं से आप एम्ब्रॉयडरी का काम करवाते हैं, कपड़े के केस में, गारमेंट के केस में आप कोई जॉब वर्क करवाते हैं, किसी भी प्रकार का डाई करवाते हैं कपड़े को, या आप कोई कढ़ाई करवाते हैं, या कोई किसी किस्म का एम्ब्रॉयडरी का वर्क कराते हैं, कोई सिलाई कढ़ाई का काम करवाते हैं, सीए वकील से जो आप सर्विस लेते हैं वो भी इसमें कवर है, या किसी ऐसे बंदे की आप सर्विस लेते हैं जो गुड्स नहीं है सर्विस है, अगर उसकी भी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से कम है, तो वो भी माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बिल की पेमेंट भी आपको 15 से 45 दिन में देनी पड़ेगी। इस कानून को आप हल्के में मत लें दोस्तों, अगर आप हल्के में लेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, और हल्के में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कानून को समझे। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा, भाई गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा, अभी हमने 15 दिन में 45 दिन में दिया कि नहीं दिया। तो दोस्तों, जब आपका टैक्स ऑडिट होगा, टैक्स ऑडिट किसका होता है, जिसकी सेल सालाना टर्नओवर अर्थात सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसको सीए से ऑडिट कराना पड़ता है। और सीए जब ऑडिट करेगा तो वहाँ पे क्लॉज डाल दी गई है, उस क्लॉज को यस नो उसको करना पड़ेगा। अगर तो आपने पेमेंट टाइम फिर किया है तो यस करना पड़ेगा, नहीं किया तो नो करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे सीए ने नो डाल दिया तो जब आपकी आईटीआर आपका एडवोकेट भरेगा या सीए भी भरेगा, तो उसको उस परचेज को जितनी उसने नो किया उसको आपको प्रॉफिट में जोड़ना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं जोड़ता तो वो भी आपके अनुसार जैसे आपने टैक्स की चोरी की है तो वो भी आपके चोरी में हेल्पफुल साबित हो जाएगा। उससे कल को उसकी डिग्री भी कैंसिल हो सकती है, उसकी प्रैक्टिस का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इसलिए सीए इस प्रकार की गलती नहीं करेगा। इसलिए आप इस प्रकार की गलती ना हो, आपको अभी भी समय है। 31 मार्च 2024 से पहले पहले जो भी आपकी देनदारियां हैं उनको देखें, और कोई भी बिल ऐसा ना हो जो 15 मार्च 2024 से पहले का हो और वो बैलेंस शीट में आपकी देनदारी खड़ी हो, वो आपके लिए खतरनाक हो जाएगी। अब दूसरी बात, अगर आप एमएसएमई हैं, आप किसी को माल खरीद रहे हैं तो आप क्या करें। तो दोस्तों, आपको अपने बिल के ऊपर एमएसएमई का उद्योग आधार का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको जीएसटी नंबर के जमा नीचे लिख दें। जब आपका बिल जाएगा और उस बिल पे आप अपने टर्म एंड कंडीशन भी लिख दें, भी आप 15 दिन के ड्यू पे काम कर रहे हैं या 45 दिन के। 45 दिन से ऊपर आप लिख ही नहीं सकते, लिख भी देंगे तो गवर्नमेंट को मानेगी नहीं। तो आपको चाहिए भी आप जो दिन ड्यू पीरियड है अपने बिल का वो लिख दें, और उसमें एमएसएमई नंबर भी डाल दें, ताकि कोई भी आपसे ये पूछेगा नहीं भाई आपकी टर्नओवर कितनी है। क्योंकि हर कोई, जैसे लड़कियां अपनी उम्र नहीं बताना चाहती, व्यापारी अपनी टर्नओवर भी नहीं बताना चाहता, पर क्या करें, गवर्नमेंट ने ऐसा फंसा दिया है। चलो फंसा दिया तो नहीं कह सकते, अभी इसका थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लग रही है भी दिक्कत आएगी, पर आगे चल के हो सकता है ये अच्छा कानून हो व्यापारी के लिए। इससे क्या है, जल्दी पेमेंट आएगी, जल्दी पेमेंट देंगे और व्यापार भी अच्छे से चल पाएगा। तो व्यापार के लिए फास्ट पेमेंट का आना और जाना दोनों ही बढ़िया हो सकता है, इससे व्यापार में गति आएगी। और नॉर्मली गवर्नमेंट चाहती है अननेसेसरी जो लोग बिल की खरीद फरोख्त करते हैं, क्योंकि अक्सर जब जीएसटी की रेड पड़ती है, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, तो पता लगता है बहुत सारे ऐसे बोगस बिलों का आदान प्रदान हुआ है, और वो कई कई साल से बैलेंस शीट में पेबल खड़े हैं, उनको पे नहीं किया जाता। पे क्यों नहीं किया जाता, एक्चुअल में वहाँ पे माल आया ही नहीं होता, सिर्फ बिल बाई और सेल किए होते हैं जीएसटी का आईटीसी लेने के लिए। जीएसटी का आईटीसी क्या होता है, जब हम परचेज का बिल लेके आते हैं उसमें जो जीएसटी लग कर आता है, जो हमारा टैक्स बनता है, उस टैक्स में से आईटीसी के अमाउंट को लेस करके बाकी हम टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को। जो परचेज बिल में टैक्स लग के आता है उसको आईटीसी बोलते हैं। तो कई बार जीएसटी ना भरने के लिए आईटीसी खरीद लेते हैं, बिल खरीद लेते हैं बिना माल खरीदे के, ताकि टैक्स ना देना पड़े या कम देना पड़े। उस प्रकार से बिल का, नकली बिलों का आदान प्रदान होता है, वहाँ पे एक्चुअल में गुड्स की सप्लाई नहीं होती। तो गवर्नमेंट चाहती है भी जो जीएसटी के लिए आईटीसी लेने के लिए जो बिल खरीद फरोख्त की जाती है वो ना की जाए,
और दूसरी बात उससे क्या होता है, जब अब हम बिल का आईटीसी ले लेते हैं हमारे किताबों में एज पर बुक्स जो है स्टॉक बढ़ जाता है, तो बार बार स्टॉक बढ़ता चला जाता है, जिसका भी देखिए हर साल स्टॉक बढ़ता चला जाता है। तो गवर्नमेंट चाहती है जो उसका पेबल है, जो देनदारी है वो भी घटे, उसका स्टॉक भी घटे, ताकि उसका एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस पता लग सके और गवर्नमेंट को उसमें जीएसटी भी समय पे मिले और गवर्नमेंट को उसका इनकम टैक्स भी सही से मिले। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमें टैक्स बद मिले और टर्नओवर सेल हो। और कभी कभी क्या होता है, छोटा व्यापारी बड़ी व्यापारी को माल तो सप्लाई कर देता है क्योंकि वो साइज में छोटा है, तो बड़े व्यापारी से पेमेंट मांगने में शर्माता है, डर लगता भी कहीं ग्राहक नाराज ना हो जाए, तो इसलिए वो उसको कह नहीं पाता। और बड़ा व्यापारी कई बारी क्या है, वो कहता है ये कौन सा मांगेगा, उसको लेट पेमेंट देता है। उससे क्या है, छोटे व्यापारी की पैसा पूंजी फंस जाती है और वो आगे व्यापार करने में दिक्कत फील करता है। तो गवर्नमेंट ने चाहा है कि छोटे व्यापारी को रिलीफ दें और उससे उसको पेमेंट जल्दी आ जाए तो वो जल्दी काम कर पाएगा, इसलिए उसको गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है। अब आगे चल के पता लगेगा ये कानून सही है गलत है, अभी तो सब कुछ ठीक लग रहा है, पर जब आगे आगे जैसे जैसे इसको यूज टू करेंगे तो पता लगेगा। और दूसरी बात, अब यदि आपने ऐसे व्यापारी से माल खरीदा है जिसकी सेल 50 करोड़ से ज़्यादा है, उसमें क्या होगा? अरे उसमें तो वैसे ही होगा जैसे पहले था। आप 90 दिन में देते हो, उनके साथ आपका एग्रीमेंट 90 दिन का, तो 90 दिन में दें, 60 दिनों का 60 दिन में दें, उसमें किसी प्रकार की आपको टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। 50 करोड़ से ऊपर का जो बिजनेसमैन होगा जिससे आप माल खरीदेंगे वो स्मॉल और मीडियम में नहीं आएगा, उस पर ये कानून लागू नहीं होता। और दूसरी बात, एमएसएमई सर्टिफिकेट और उद्योग आधार एक ही बात है, एक ही बंदे के दो नाम हैं। यदि आपने वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तब भी आपको स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज माना जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं पे ये नहीं लिखा भी आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उन्होंने तो बस आपको सेल और प्लांट एंड मशीनरी में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई उसकी एक फिगर दे दी। यदि आप उस फिगर में फॉल होते हो तो आपको स्मॉल और मीडियम मान लिया जाएगा और सामने वाले जिसको आपने माल बेचा है उस पर ये लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों इसको नज़रअंदाज मत करें। अगर कोई भी दुविधा है अपने वकील सीए से समझ करें। अगर आपको भी अपने किसी जिसको आपने माल बेचा है, यानी कि सन्ड्री डेबिटर जिसको आपने माल बेचा है, अगर आप उसको अवेयर करना चाहते हैं और पूरी डिटेल आप समझा नहीं पाते तो इस वीडियो को शेयर कर दें। वो इस वीडियो को देखेंगे, उनको समझ आ जाएगी। इसमें आप उनका कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप उनका फ़ायदा कर रहे हैं। समय रहते हैं उनको बता रहे हैं भाई ये कानून में चेंज हो गया और इस कानून को आप मानेंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं मानेंगे तो आपको एकदम से 31 मार्च के बाद पता लगेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे ना चाहे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इतना बड़ा टैक्स आपको देना पड़ा तो शायद सर्वाइवल की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के बेनती है, आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी किसी बातों में पंजाबी के वर्ड आ जाते हैं क्योंकि मैं पंजाब बठिंडा से हूँ, तो पंजाबी और हिंदी से कब शिफ्ट हो जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता अभी कौन सी पंजाबी के वर्ड मुंह से निकल गए और कौन सा हिंदी का है। तो आपसे निवेदन है भी आप इस वीडियो को उन सभी को शेयर करें जिनके आप वेल विशर हैं, जिनको आप इस कानून के बारे में बताना चाहते हैं और उनको समय रहते जगाना चाहते हैं। तो ये उनको वीडियो को शेयर करेंगे, आप भी शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे इनकम टैक्स, जीएसटी और स्टॉक मार्केट की रेगुलर अपडेट दी जाती है। इसलिए अगर आपको ऐसी जानकारी आगे भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।